अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से हम अपने चैनल पर एक पॉडकास्ट का और एक वीलॉग का एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। इसका मकसद ये है कि हम आपको जो भी हमारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें चल रही होंगी उसके बारे में हम आपको एक डिस्कशन के तौर पे वो दिखाएंगे, ताकि आपकी उस करंट जो भी सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में बेहतर अंडरस्टैंडिंग भी हो सके। और इसमें यह है कि हम आपसे मज़ीद इंटरेक्ट कर सकें, और साथ ही साथ ये कि हमारे वीडियोस में जो तअत्तुल आ जाता है, थोड़ा डिले आ जाता है मसरूफियत की वजह से, तो इस सूरत हाल में हम ये चाहते हैं कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो ओल्ड हो जाती है, वो पुरानी हो जाती है, तो आपसे जल्द से जल्द वो चीज़ें जो हैं वो शेयर की जाएँ। हमारी कोशिश ये है कि थोड़ा सा बाकी चैनल से हट के हम आपको एक नए ज़ाविये से, एक नए अंदाज से चीज़ें पेश करें, ताकि आप अगर इंटरनेट पर आते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़कर, तो जो मकसद है फुलफ़िल होना चाहिए। और जैसा कि हमारे चैनल का नाम ही शऊर है, तो इसका मतलब ये है कि हमने शऊर, ये पाकिस्तानी और दुनिया भर में उर्दू बोले जाने वाली, जहाँ पे उर्दू बोली या समझी जाती है या हिंदी बोली या समझी जाती है, हमने वहाँ पे लोगों को शऊर देना है, ताकि लोगों के अंदर एक नया चीज़ों को देखने के लिए एक ज़ाविया उनको पता चले कि चीज़ों को इस एंगल से भी देखा जाता है, ना कि जिस तरह से वो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको दिखा रहा है। तो ये एक हमारी छोटी सी कोशिश है। हालिया दिनों में हम देख रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी चल रही है, और हम एक वॉर लाइक सिचुएशन से करंटली निकल कर सामने आए हैं। थोड़ी इसमें दोनों तरफ अतराफ बॉर्डर्स के स्पेकुलेशंस हो रही हैं। इंडिया वाले कह रहे हैं कि हम जीते हैं, पाकिस्तान वाले कह रहे हैं हम जीते हैं। तो हम ज़रा इसको थोड़ा सा डिटेल में, इसका बैकग्राउंड और क्या होने जा रहा है और क्या हुआ, किस तनाजुर में ये सारा मामला हुआ, इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव था, पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव क्या था, उनका एक्शन क्या था, हमारा रिएक्शन क्या था, इस सारी चीज़ के बारे में हम आज आपसे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं, अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम इसके बारे में कोई अपनी आपसे फाइनल बातें शेयर कर सकते हैं। तो मेरे साथ अहमद हैं, मेरे से ये कुछ क्वेश्चंस इनके पास हैं, तो हम वन बाय वन उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे और इसमें सारी ये सूरत हाल जो है इसको हम समराइज़ करेंगे। तो मज़ीद किसी डिले से पहले हम शुरू करते हैं। हाँ जी, पूछें आप। पहला सवाल साहब, आप कैसे हैं? ठीक है? हाँ जी, बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र। हम सबसे पहले जो खित्ते में बदलती सूरत हाल अभी दरपेश है हमें, उससे शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि 22 अप्रैल को भारतीय कश्मीर में जो दहशतगर्दी का दौरनाक वाकया पहले पेश आया, और उसके बदले में इंडिया ने जो पाकिस्तान में 6 और 7 मई के दरमियानी शब को पाकिस्तान के सो कॉल्ड 7 से 8 जगहों पे टेररिस्ट कैंप, सो कॉल्ड टेररिस्ट कैंप पे उन्होंने अटैक किया है। तो उसके बाद आप खित्ते में बदलती सूरत हाल और बैनुल अक़वामी सतह पे जो ये वाकया हुआ उसको कैसे देखते हैं, थोड़ा काइंडली बयान कर दें। देखिए, हम इसको ज़्यादा पीछे जाने के बजाय हम सिर्फ 22 अप्रैल से ही शुरू करते हैं। 22 अप्रैल में पहलगाम में जो वाकया हुआ वो बहुत ही एक अंदोनाक और बहुत ही एक समझ लें कि एक दहशतगर्दी का ऐसा वाकया था कि जहाँ भी इंसान बसते हैं और इंसान इस बारे में अगर सोचता है तो उसकी मजम्मत किए बगैर नहीं रह सकता। तो हम सबसे पहले उसको कंडेम भी करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि चाहे कोई भी मज़हब हो, कोई भी माशरा, कोई भी रियासत, किसी तरह से भी इस तरह के एक्शन की कोई भी मजम्मत के बगैर नहीं रह सकता। और ऐसा वाक़या दुनिया में कहीं नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो उसका हमें ठोस बुनियादों पे हल ढूंढना चाहिए। देखिए, जैसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात हो सकते हैं और पाकिस्तान जैसे इसको बियर कर रहा है, उस सूरत हाल में हम कैसे किसी दहशतगर्दी वाकये को सपोर्ट कर सकते हैं एज अ पाकिस्तानी? नहीं, मैं इसमें वही बात मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूँ इस बात को। हमारा जो इंडिया का हम रिएक्शन देखते हैं इस मामले में, अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, जब से बीजेपी की हुकूमत आई है तो उसका ये मामला रहा है कि वो अपने इंटरनल मामलात को देखने की बजाय अपने हर वाक़े को एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक्सटर्नल में भी सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के तनाजुर में वो देखते हैं। इस सूरत हाल से सारी से इंडिया को खुद नुकसान हो रहा है। आप एक मिनट के लिए समझ लें कि ये अटैक पाकिस्तान ने किया या अफगानिस्तान ने किया या किसने किया, क्या वो सिक्योरिटी लैब्स अपना छुपाने? मैं ये इसी से चीज़ की तरफ आ रहा हूँ ना, कि आप जिसने भी किया, आप इस बहस को ज़रा छोड़ दें। आप सबसे पहले देखें कि भाई आप जब एक चीज़ का अपने रियासत के अंदर रहने वाले अपने शहरियों की
जानो माल की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। सबसे पहले तो आपकी हिफाजत जिम्मेदारी है ना, तो वहाँ पे आपने क्या किया, ठीक है। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं, ठीक है, आपका सिक्योरिटी फेलियर था, वो सारा अटैक हुआ जैसे हुआ है जो उन्होंने किया, उसके बाद अब आपने एक्शन की तरफ जाना था, ठीक है। आपने इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाना था, आपने कुछ सबूत ढूंढने थे, उसके मुताबिक फिर एक्शन लेना था। आपने कुछ ऐसा नहीं सोचा, आपने बस उठ के कुछ 2-4 अनऑफिशियल कुछ वजीरों से बयान दिलवाए। हालांकि ऑफिशियली स्टेट लेवल पे अभी तक इंडिया ने कुछ नहीं, हमला होने से पहले कुछ नहीं कहा था कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। और मज़े की बात यह है कि अभी भी पहलगाम की इंसिडेंट जो है उसकी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। लेकिन कोई हफ्ता डेढ़ लगाते अपनी सारी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको कलेक्ट करते, उसके बाद अगर इल्जाम लगाते, प्रॉपर सबूत पेश करते, तो फिर तो चले बनता था। एक्चुअली ये एक सिक्योरिटी का उनका फेलियर था, और इतने बड़े लेवल, इतने बड़े इंसिडेंट के बाद बीजेपी की हुकूमत, जो कि एक नेशनलिस्ट और एक इंतहाई नेशनलिज्म की एक इंतहाई बदतरीन किस्म जो हुकूमत इस वक्त कार फरमा है वहाँ पे, उसने अपनी निजात इसमें सोची कि हम पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दें, ताकि इससे पहले कि हमें सिक्योरिटी फेलियर के बारे में कोई क्वेश्चन करे, उसके बारे में पूछे, हम इस सारे बयानिए का रुख ही मोड़ देते हैं और कहते हैं ये पाकिस्तान ने किया। अब आ जाते हैं कि जब ये अटैक हो गया, नहीं, क्या इंडिया की अवाम जो है वो इतनी इंडिया की अवाम की तरफ हम आएंगे इसकी तरफ, हम इसमें लेटर ऑन आएंगे, इंडिया की अवाम की तरफ भी आएंगे। अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि अच्छा, अब उन्होंने जो 6 और 7 मई की रात ये जो अटैक किया है, सो कॉल्ड हमारे जो टेररिस्ट कैंप्स हैं जी पाकिस्तान के अंदर, इसको हम बैनुल अक़वामी कानून के नज़र में कैसे देखते हैं। देखिए, आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी होना, एक नॉन स्टेट एक्टर की तरफ से किसी भी किस्म का अटैक होना, उसका जवाब कभी भी किसी भी सूरत आप किसी मुल्क के ऊपर स्टेट लेवल पे हमला करके नहीं दे सकते। इसका जवाब नहीं बनता। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपके मुल्क के अंदर कोई नॉन स्टेट एक्टर कोई टेररिज्म की एक्टिविटी करता है या कुछ ऐसा और सीन क्रिएट करता है, उसकी बेस पे आप एक ज़िम्मेदार रियासत होते हुए किसी दूसरी रियासत पे रियासती तौर पर हमलावर नहीं हो सकते। ना बैनुल अक़वामी कानून में इसकी गुंजाइश है, ना अखलाकियात में इसकी कानून की गुंजाइश है। अब जब आपने ये अटैक किया तो इसको आपकी तरफ से जंग समझा जाएगा, और आर्टिकल 51 जो है यूनाइटेड नेशंस का, वो आपको जिस तरह सीन में पाकिस्तान को अपने सेल्फ डिफेंस में कोई भी चीज़ करने का हक देता है, वो कर सकता है। तो इंडिया ने जो किया, अब इंडिया का जो टेररिज्म का जो कॉन्सेप्ट है सारा, ये आउटडेटेड हो चुका हुआ है। अब इसकी पूरी दुनिया में उस तरह से खरीदार नहीं है। देखा आपने देखा है, जैसे ये सारे वाक़े के बाद तकरीबन ज्यादातर इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इंटरनेशनल मीडिया अभी खड़ा हो या ना खड़ा हो, हमने सबसे पहले देखना है कि इंडिया ने किस तनाजुर में ये किया। इंडिया ने कहा जी यहाँ पे टेररिस्ट रहते हैं, हमने उन टेररिस्ट को ख़त्म करना है। अच्छा, हम 1 मिनट के लिए सोच लेते हैं कि हाँ जी ठीक है, टेररिस्ट रहते हैं। आप जैश ए मोहम्मद की बात करते हैं, आप लश्कर तैयबा की बात करते हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो है उनका, जो टेररिज्म को देखता है, वो यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट्स हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे अभी ये बड़ा एक वावेला मच रहा है जी कि जैश ए मोहम्मद के जो मौलाना मसूद अज़हर हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स का जनाजा जो हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ पढ़वा रहे हैं, वो यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। इस टर्म को ज़रा नोट करें, यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। इसका मतलब ये है कि अमेरिका की रियासत ने ये डिक्लेयर किया है कि ये दहशतगर्द है। आपने लॉबिंग करके उसको टेररिस्ट डिक्लेयर करवा लिया, ठीक है। अब दूसरी तरफ आ जाएं, ईरान की तरफ। यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट स्टेट है ईरान। यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट स्टेट है ईरान, और एग्जैक्टली और जो इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर है वो यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड।
अब इस सूरत हाल के बावजूद दुनिया में वो वाहिद मुल्क है इंडिया जो ईरान के साथ अपनी ट्रेड कर रहा है। मोदी साहब अपने खिताब में कहते हैं नो टेरर विद टेररिस्ट्स, बट आप यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट्स, ईरान, हम नहीं मानते उसको टेररिस्ट, क्योंकि हम समझते हैं कि यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट एक ऐसी टर्म है जो पिट चुकी है, अब इसका दुनिया में कहीं पे कोई रोल नहीं रहा। बट अगर आप उसी चीज़ को टेररिस्ट मानते हैं तो आप एक तरफ से ईरान की टेररिस्ट रियासत के साथ तल्लुकात कायम कर रहे हैं, आप वहाँ पे 4 बार पोर्ट बना रहे हैं, आप वहाँ पे उनसे तेल ले रहे हैं, उनके साथ तजारत कर रहे हैं। तो वो जो मोदी का जो नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट है, जो एक बयानिया है कि जी नो ट्रेड विद द टेररिस्ट्स, वो तो खत्म हो गया। अफगानिस्तान की तरफ आ जाएं, अफगानिस्तान में क्या है, सिराजुद्दीन हक्कानी है वहाँ का, अब पूरी काबीना उनकी 95% कैबिनेट यूएस एंड यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। बट इंडिया वहाँ पे उनके साथ गुड रिलेशंस भी हैं, वहाँ पे एयरबेसेस भी लेने जा रहा है। तो भाई प्रॉब्लम टेररिज्म नहीं है, प्रॉब्लम है, अब हम अगले पार्ट में आरएसएस की तरफ आते हैं, इस्लामोफोबिया है। और आरएसएस की मुस्लिम कुछ जो पॉलिसीज़ हैं उसका जो हथियार है वो सिर्फ और सिर्फ उसका टारगेट पाकिस्तान है। उनको टेररिज्म से कुछ नहीं लेने देना, अगर वो अपने स्टैंड में क्लियर हों, अगर वो उसूली तौर पे उसी चीज पे खड़े हों। अगर मुस्लिम देखें तो आपके साथ ईरान भी मुस्लिम्स बैठे हुए हैं, अफगानिस्तान भी, उनके साथ तो ट्रेड भी कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम उनको ट्रॉमा है हिस्टोरिकली, उनको ये लगता है कि ये पाकिस्तान भारत था, ईरान कभी भी भारत नहीं था, अफगानिस्तान कभी भी भारत नहीं था। आरएसएस की नज़र में जो पाकिस्तान का पार्ट है वो इंडिया था, वो भारत था, ठीक है। अब जब हम ये बात कर रहे हैं कि ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ वो मिलके काम कर रहे हैं, हालांकि वो टेररिस्ट हैं, आप इंडिया के कितने व्लॉगर्स को उठा के देख लें। अच्छा, ऐसा ड्रामा हो रहा है वहाँ पे कि वो हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ जो उसके भाई हैं मौलाना मसूद अजहर के, उसकी फ़ोटो लेके इतने बड़े ड्रामेबाज अपने व्लॉग्स में, हमें ये देखें जी ये टेररिस्ट। प्रॉब्लम वो नहीं है, हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। नहीं, जनाजा उसने पढ़ाया ही नहीं, उसके भाई ने, वो फैसलाबाद का रहने वाला बंदा है। आपने 2 मिनट के लिए आपकी बात को मान लिया कि उसने पढ़ाया, बिल्कुल सही। अब उसकी फोटो लेके आ गए। भाई कभी आप ईरान के वजीर खारजा की, ईरान के प्राइम मिनिस्टर की, या जब वहाँ पे जाके आप पिंगे बढ़ाते हो प्यार की, क्या आपने वहाँ पे उनकी फ़ोटो देखी? ये देखे जी जयशंकर बैठे हुए हैं ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के साथ, ये कर रहे हैं। ये क्या ड्रामेबाजी है कि आप एक ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर जो है वो एक यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ मिलके आप चाबहार पोर्ट की एक म्यूचुअल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स देते हो, और यहाँ पे अमेरिका की भी जो है वो मुनाफिकत, जो हिपोक्रेसी आपको समझ आती है। अच्छा, पूरी दुनिया के लिए ईरान के लिए पाबंदियां हैं, बट भारत के लिए उसमें जी रिलैक्सेशन है, ठीक है। प्रॉब्लम इंडिया की ये है, इंडिया चाहे ईरान से तेल खरीदे, चाहे रशिया से तेल खरीदे, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, चाहे जितने मर्जी वेपन चाहे। अब इंडिया को सोचना पड़ेगा कि उसने क्या करना है। जिस तरह से बुरी तरह पिटा है कि जहाज़ का जो है वो लेज़र रशिया से ले लो, जहाज़ का बॉम्ब नेदरलैंड से ले लो, उसका जो भी एक पुर्जा इसराइल से ले लो, एक उससे ले लो, वो टेक्नोलॉजिकली वो मैच नहीं किए, और उन्होंने इस चीज़ को बड़ी बुरी तरह इस वक्त उनको मार पड़ी है। और ये अब मजबूर होंगे कि किसी एक कंट्री, ये जो पूरी दुनिया पे इन्होंने ड्रामा लगाया हुआ है ना कि रशिया से तेल ले लो, ईरान से तेल ले लो, अमेरिका से मदद ले लो, उसके साथ इसराइल के साथ भी खड़े हैं, फ़लस्तीन के साथ भी खड़े हैं, हम सऊदी अरब के साथ भी खड़े हैं। ये ड्रामेबाजी का अब दौर नहीं रहा, वो नॉन अलाइंड मूवमेंट सब खत्म हो चुकी हैं। अब इंडिया को किसी एक साइड पे खड़ा होना है, और वो खड़ा होने का टाइम आ गया है। या तो वो रूस की तरफ खड़ा होगा या वो अमेरिका की तरफ खड़ा होगा। ये 2 नंबरी ड्रामेबाजी ये खत्म। हम अपने टॉपिक पे रहते हैं कि जो हम बात कर रहे थे, अब हम अगर आरएसएस की तरफ आते हैं। अच्छा, आरएसएस बिजाते खुद एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और दुनिया को अब ये सोचना है कि क्या एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के
असर रसूख वाली पार्टी बीजेपी एक दुनिया के सबसे बड़े आबादी के लिहाज से मुल्क के ऊपर काबिज है और उनके पास न्यूक्लियर हथियार भी हैं। तो क्या ये दुनिया के लिए, और इसका जितना गैर जिम्मेदाराना रवैया था वो भी आपके सामने आ गया, जैसे उन्होंने ग्रेशन शो किया है। देखें, अगर आप न्यूक्लियर हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आपने जिस गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, इट मीन्स कि बीजेपी की हुकूमत और पूरा इंडिया आरएसएस के हाथों मजबूर है वो कुछ भी करने को। कल बैद नहीं है कि वो पूरे खित्ते को एक बम से उड़ा दें। क्यों? अपनी अना की तस्कीन के लिए। ये तो फिर न्यूक्लियर शासन के बिल्कुल गैर महफूज है गैर महफूज। ये तो डिबेट एक शुरू होनी चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में हमेशा कहा जाता है पाकिस्तान की और इंडिया की अवाम का आप मुआवजना करें ना तो पाकिस्तानी शऊर के एक ऊपर वाले लेवल पे हैं। वो मैं क्यों कहूँगा इंडिया के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ के लोगों ने इतनी मार खाई है हिस्टोरिकली कि ये मार खा खा के समझ चुके हैं कि हमें किस तरह से उल्लू बनाया जा रहा है। इंडिया की अवाम को आज तक यही नहीं पता चल सका कि उनको किस मामले में किस हद तक उल्लू बनाया जा रहा है। अब आप पाकिस्तान को कहते हैं कि ये टेररिस्ट है और ये न्यूक्लियर इसके महफूज नहीं है। भाईजान, यहाँ पे तो कभी किसी मजहबी इंतहा पसंद की हुकूमत नहीं आई। बिल्कुल ऐसे है। और आप बैठी हुई है। अगर आप ये कहते हैं जी यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, अगर डेमोक्रेसी हो तो ये हो जाएगा। भाईजान, आप हमारे कंट्री में आर्मी के रोल को अच्छा समझें या बुरा समझें, यहाँ पे अगर कोई मजहबी इंतहा पसंद हो भी जाएगा ना पॉपुलर, उसकी हुकूमत नहीं आने वाली। आप इस चीज़ को लिख लें। ये प्रॉब्लम इंडिया के साथ है और इंडिया इसको फेस करने जा रहा है और ये हमेशा से फेस करते हैं। आप कहाँ से शुरू करेंगे? 1949 से या 1947 से? भाईजान, आपका फादर ऑफ नेशन जिसके बाबे की फोटो आपके नोट पे है, उसको मारने वाला नथुराम गोडसे एक आरएसएस का एक मेंबर था। आरएसएस ने तो इंडिया का गला घूंटा हुआ है। हम तो कायदे आज़म के बारे में कहते हैं जी उसने उसको ऐसे कर दिया होगा, एम्बुलेंस में तेल खत्म हो गया होगा, ये हो गया होगा। ये तो कॉन्स्पिरेसीज है। इसको तो प्रूव करने लग जाए तो शायद सारी जिंदगी निकल जाए। वहां पे तो प्रूव्ड है कि नथुराम गोडसे जो एक हिंदुत्व का एक आरएसएस का मेंबर था। आरएसएस की जो फिलॉसफी आइडियोलॉजी है हिंदुत्व, ये इटसेल्फ इट्स वेरी डेंजरस। ये पाकिस्तान से शुरू होती है और ये पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेगी। उनके नज़दीक यहाँ पे इंडिया में रहने वाले 25-30 करोड़ मुसलमान भी गैर महफूज हैं और जो टाउट्स उनके ऊपर पॉलिटिक्स में वो बैठे हुए हैं मुस्लिम पॉलिटिशियंस, उनको अभी ये सेंस नहीं बन रही उनकी। बट जैसे जैसे वो हिंदुज़म हिंदुत्व एडवांस हो रही है, उनकी आंखें खुलती जाएंगी। उनका क्लेम इस पूरे रीजन पे है और उन्होंने ये चीज़ भारत का नाम लेते हैं जैसे वो। हाँ, लेते हैं वो नाम, क्योंकि उनका एक अच्छा प्रॉब्लम अब ये है कि वो सिर्फ उनकी खाम ख्याली है और उस खाम ख्याली में कर क्या सकते हैं। जैसे DGISPR ने कहा कि द वॉर इज़ रेसिपी फॉर म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन। आप दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर्स हो, यहाँ पे ब्रेक लग जानी चाहिए थी। वॉर्स के नाम पे अब ब्रेक लग जानी चाहिए थी वार को, बल्कि इसको तो इस खित्ते को पीस की तरफ अब चलना चाहिए भाई। जब वो दोनों एटमी पावर्स बन गए तो अब ये वहाँ यहाँ पे ये वॉर वाली डिस्कशन नहीं बनती। अब देखें, इन्होंने एक नया जवाब दे दिया है, दोबारा से हथियारों की एक रेस शुरू कर दी है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। ये जाने कहाँ तक जाएगी? जैसे अभी खबरें आ रही हैं कि शायद इंडिया जो है वो अमेरिका से असला खरीदने जा रहा है, तो पाकिस्तान भी उसका जाहिर है बंदोबस्त करेगा। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो हिंदुत्व की फिलॉसफी है, जो आइडियोलॉजी है ना, उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इंडिया की अवाम को आंखें खोलने की ज़रूरत है। इंडिया की अवाम को ये देखने की ज़रूरत है कि भाईजान आपके मुल्क के ऊपर इस वक्त जो 10 साल से काबिज़ हुकूमत है बीजेपी की, मैं इंडियन नेशन से जो शऊर रखते हैं जो लोग, उनसे बात कर रहा हूँ कि भाईजान आपको ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो 10 साल से आपके ऊपर काबिज़ हुकूमत है, ये आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रही है। आपका वो जो सेकुलरिज्म का ख्वाब था जिसके ऊपर आपने 60 साल मेहनत की, 60-65 साल, ये पिछले 10 सालों में उस चीज़ को इन्होंने मलियामेट कर दिया।
पाकिस्तान ने ये माजी में किया हुआ है। पाकिस्तान फंडामेंटलिज्म से निकल के अब ऊपर की तरफ है। आप उससे भी नहीं सबक सीखा, आप किस गड्ढे में जा रहे हो? आपको जब नेक्स्ट टाइम वोट दो तो भाई अपनी आंखें खोलो कि आप इस रीजन का सोचो, सिर्फ अपने मुल्क का नहीं सोचो, इस रीजन का सोचो कि कहाँ पे लेके जा रहे हो, तबाही की तरफ जा रहे हो। आंखें खोलोगे समझ आ जाएगी, नहीं खोलोगे तो भाई जो आपके साथ हो रहा है आपको उल्लू बनाना तो इतना आसान है। अफगानिस्तान की अवाम को उल्लू नहीं बनाया जा सकता, बांग्लादेश की अवाम को उल्लू नहीं बना सकते आप। मालदीव, भूटान, नेपाल, किसी मुल्क को उठा के देख लें सार्क में। एक्सट्रीमिज्म देख ली हुई है ना इंडिया, दिस इज द ओनली नेशन जिसके अंदर एक वो बंदा जिसको ठीक से बोलना भी नहीं आता, वो 1 अरब 40 करोड़ एक अवाम को वो पागल बना के बैठा हुआ, उनको एक 1980s वाले स्टाइल में जंगें लड़ने की तरगीब दे रहा है। तो इट शुड एंड हियर, इट शुड स्टॉप हियर। यहाँ से आगे का रास्ता भाईजान तबाही का है, दोनों का है। चलिए इसके साथ हम भी एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला इसी टॉपिक पे आने वाले दिनों में 1-2 मजीद जो है वो हम वीडियो आपके पास शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।